Now focus here. आपका टॉपिक क्या है बोलो? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो, इज द मीनिंग ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? क्लास 10th में तो भैया कुछ कुछ पढ़े होगे आप लोग, बोलो हाँ या नहीं? 10th क्लास में तो पढ़े ही हो कुछ कुछ, उसी से कोरिलेट करेंगे इस टॉपिक को। चलो समझते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट। करंट क्या है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, कहीं कहीं पे कैपिटल आई से, डजंट मैटर अलॉट। आई सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट, पहले कुछ कहानियां समझते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। समझो कि ये आपके पास एक कंडक्टर है। क्या है बोलो? कंडक्टर। कहानी समझना अच्छे से प्लीज। कंडक्टर है। कंडक्टर ऐसा मान लो कि ये एक वायर है। बोलो कि वायर ऐसे शेप का होता है, हाँ। वायर इज बेसिकली सिलिंड्रिकल इन शेप। सिलिंड्रिकल इन शेप, शेप है सिलिंड्रिकल है। मैंने इस वायर के इस टर्मिनल को पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और इधर वाले को क्या चीज से कनेक्ट कर दिया? निगेटिव से। प्लस से और क्या चीज से? और अगर ये कंडक्टर है, अगर ये क्या है बोलो? कंडक्टर है। इफ इट इज अ कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है तो ये कंडक्टर इसलिए है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? और लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हर कंडक्टर का एक फीचर तो जरूर होता है, और वो फीचर ये होता है कि उसके पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तभी तो वो कंडक्टर है। बिकॉज किसी चीज के कंडक्टिविटी का मेन रीजन इलेक्ट्रॉन्स होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहो या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपने सिंपल सा एग्जाम्पल, सोडियम का नाम सुना हो आपने, आयरन का नाम सुना होगा, लिथियम का नाम सुना होगा, कॉपर का नाम सुना होगा, जिंक का नाम सुना होगा। दीज आर बेसिकली व्हाट? दीज आर बेसिकली द कंडक्टर्स। ये क्या है जल्दी बताओ? ये कंडक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाउंडेड है, जल्दी बताओ? लूजली बाउंडेड। चलिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम सोडियम ले लो। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 11, और कन्फिग्रेशन लिखते हो तुम इसका ऐसे करके, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 11, कन्फिग्रेशन लिखते हो 281। क्या लिखते हो? 281। जो लास्ट वाला वन है ना, जो लास्ट वाला वन है, वो वन जो है, यही बाउंडेड ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। इसकी तरह बिहेव करता है। आयरन का भी ले लोगे Fe, इसका होता है 26। कन्फिग्रेशन इसका लिखोगे तो 2 8 18 6, 2 और 6, 2 8 18 कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? 6। और यहाँ पे हो जाएगा 8 फाइनली। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो भैया अपना आयरन जो है, याद करो, कई बार आपने देखा होगा आयरन को +2 और +3 लिखते हुए, बोलो हाँ या नहीं? देखा है? +2 +3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज है, इस कारण से इसको ये शो कर सकता है। उसी तरीके से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? Na+। क्या लिख सकते हैं? Na+। तो कंडक्टर का लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, तभी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करे। किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर। तो कंडक्टर only shows its conductivity in the case whenever it has the free electron or the loosely bonded electron। और जो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है उसको ये लूज आराम से कर सकता है,
इसीलिए यहाँ पे ये +2 चार्ज बना है, यहाँ पे +3 चार्ज बनाया और सोडियम यहाँ पे सोडियम प्लस बना दिया। अब चलिए कहानी समझिए कंडक्टर के ऊपर क्या है। होता क्या है इसके अंदर में थोड़ा समझेंगे। किसी एक इलेक्ट्रॉन के पाथ को थोड़ा-सा देखा जाए, ये इलेक्ट्रॉन करता क्या है? मान लो ये प्लस और माइनस चार्ज से कनेक्टेड है। अभी मैं इनिशियली मान रहा हूँ कि किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने मन से कोई भी रैंडम पाथ को शो करेगा। शो करेगा, शो करेगा और वापस से अपने जगह पे रिटर्न हो जाएगा। और मैं इसके पाथ को ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे-कैसे ये गया देखना यहाँ से। किसी तरह भी इससे ये मोशन करते रहता है। ऐसा, ऐसा, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर इस साइड। इसका इनिशियल पॉइंट भी यही था, फाइनली भी यहीं पहुँच गया। कोई भी मोशन ये शो कर रहा है, वापस से वहीं पहुँचा। ठीक है? ये ऐसे मोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मैंने अभी जैसे बताया था, ये इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन है? लूज़ली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अपनी इनिशियल पोज़ीशन पे वापस पहुँच गया, जहाँ पे था वहाँ वापस रिटर्न होके आ गया। तो हम कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का डिस इफेक्ट। सारे बच्चे बताना, क्या इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बोलो? हाँ, डिस्टेंस चला मतलब डिस्टेंस इसका 0 के बराबर नहीं है। कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस चला। तो थोड़ा इसका चर्चा डिस्प्लेसमेंट का भी कर लेते हैं, या नहीं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0, व्हाई 0? बिकॉज़ जो इसका इनिशियल पॉइंट था वही इसका कौन-सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट। अब सवाल है कि ये मोशन तो कर रहा है, इसको फ्यूल कौन दे रहा है? कौन ऐसा सोर्स है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करना है मूव करने के लिए? तुम खाना-पीना खाते हो तभी तो चल पा रहे हो ना, तो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज़ द एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर, टेम्परेचर। ये इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है जल्दी बताइए? एनर्जी। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? दैट एनर्जी इज़ द थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी जल्दी बताओ? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जिसके कारण ये मोशन कर रहा है और इसके कारण जो इसके अंदर स्पीड आ रहा है बिकॉज़ इट इज़ ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस और डिस्टेंस को तय करने में कोई ना कोई समय जा रहा होगा और वो स्पीड किसके कारण गवर्न हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर एक्सटर्नली उसको रूम से मिल रहा है। जहाँ भी वो रखा है उसको एक्सटर्नल टेम्परेचर मिल रहा है और ये जो मोशन शो कर रहा है इसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी के कारण इसको एक्सटर्नल टेम्परेचर मिल रहा है, एक्सटर्नल टेम्परेचर के कारण थर्मल एनर्जी मिल रहा है, उस एनर्जी के कारण ये मोशन शो कर और जो ये मोशन शो किया उसके कारण जो स्पीड जनरेट हुआ क्योंकि इसने डिस्टेंस तय किया, कोई ना कोई समय लगा, तो दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम फिजिक्स के अंदर कहलाता है स्पीड, बट ये स्पीड टेम्परेचर के कारण आया, इसका नाम था थर्मल स्पीड। कौन-सा नाम पड़ा जल्दी बताओ? थर्मल स्पीड। तो अभी कहानी चल रही है इसके पास एक स्पीड आया और दैट स्पीड इज़ व्हाट जल्दी बताइए? थर्मल स्पीड। बट लेकिन एक बात बताओ वापस से ये रिटर्न होके अपने ओरिजिनल पोज़ीशन पे आ गया क्या? तो इट विल नॉट गोइंग टू गव सॉरी स ट्रैवल अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, वापस से इनिशियल पोज़ीशन पे पहुँच गया। डिस्टेंस तो चला, डिस्टेंस चला देखो यहाँ से, ये चल रहा है डिस्टेंस। मान लो यहाँ डिस्टेंस ये जो चल रहा है अलग-अलग डिस्टेंसेस चल रहा है, तो अलग-अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं। डिस्टेंसेस को यहाँ हम रिप्रेज़ेंट करेंगे लैम्ब्डा से। क्या चीज़ है बताओ? लैम्ब्डा 1, लैम्ब्डा 2, लैम्ब्डा 3 फिर इधर से है सॉरी दैट इज़ नॉट यहाँ इधर कैसे इधर था सॉरी ऐसे जा रहा है। ऐसा लैम्ब्डा 1, लैम्ब्डा 2 फिर नीचे आया लैम्ब्डा 3 फिर लैम्ब्डा 4 फिर क्या है लैम्ब्डा 5 लैम्ब्डा 6 ऐसे आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस तो सुन लेना हमारी बात। इसके पास अभी डिस्टेंस तो है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। समझ में आई बात है? इसके पास जो स्पीड है वो कौन-सा स्पीड है? थर्मल स्पीड। क्यों थर्मल स्पीड है? क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर के कारण इसको कौन-सी एनर्जी मिल रही है? थर्मल एनर्जी मिल यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अब सुनो, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भैया आपने इसको मूव कराने के लिए ऐसा मोशन क्यों चुना? कि मतलब ये जगह-जगह ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से टकराया जा रहा है। क्यों नहीं ये सीधा-सीधा चल रहा है? इसको ऐसे ही क्यों मोशन करना है रैंडम मोशन? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बताओ जहाँ-जहाँ ये टकरा रहा होगा, क्या इस पूरे कंडक्टर के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नहीं। देयर आर मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।
some 1000 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर जो कि फ्री बाउंडेड है। बताओ दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाएगा क्या? खाएगा ना? दूसरे इलेक्ट्रॉन से वो टकराएगा, टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है अपने पाथ को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब वो टकराया, पहला टकराव यहाँ पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवाँ और छठा। ये जो डिस्टेंस ये तय कर रहा है 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में, द डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन, वो कोलिजन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय कर रहा है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है लैम्डा से। कैसे से? लैम्डा से। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6। वो जो डिस्टेंस आपने कहा, इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं फ्री पाथ। कौन सा पाथ कहते हैं जल्दी बताओ? ठीक ना? कौन सा पाथ कहते हैं? फ्री पाथ। और जब ये डिस्टेंस चला तो सोच के बताना इस डिस्टेंस को तय करने में क्या इसको समय सेम लगा हर जगह क्या? क्या डिस्टेंस का लेंथ सेम है हर जगह क्या? नहीं। डिस्टेंस जब सेम नहीं है तो टाइम डिस्टेंस जब सेम नहीं है तो टाइम भी सेम नहीं होगा। टाइम सेम नहीं होगा तो टाइम डिफरेंट होगा। तो मान लो हर एक पॉइंट पे टाइम इसको डिफरेंट लग रहा है। यहाँ मान लो इसको टाउ 1 टाइम लग रहा है। टाइम को रिप्रेजेंट करता है टाउ से। टाउ 1 लग रहा है। उसी तरह यहाँ टाउ 2 लगा होगा, टाउ 3 लगा होगा, टाउ 4 लगा होगा, टाउ 5 लगा होगा, टाउ 6 लगा होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो डिस्टेंस चल रहा है, हर एक कोलिजन के बीच में जो इसको डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, वो डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फ्री पाथ, जबकि जो टाइम लग रहा है, उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कौन-सा टाइम जैसा था बोलो? रिलैक्सेशन टाइम, रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। पहले रिलैक्सेशन टाइम और फ्री पाथ का कांसेप्ट समझ में आया? तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ अभी तक भी डिस्कशन की। अंदर भी कंडक्टर का चर्चा चल रहा है। अभी हम कंडक्टर के बारे में बात करें। कंडक्टर के अंदर होता क्या-क्या है? कंडक्टर के अंदर लूज़ली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो किसी भी तरीके से मोशन करते रहते हैं। क्यों ऐसे मोशन करते हैं रैंडम? दूसरे इलेक्ट्रॉन से सामना करना पड़ता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास टकराना पड़ता है। टकराने के कारण वो अपना पाथ लगातार चेंज करते रहते हैं। बट वो 2 टकराव के बीच में जितना वो डिस्टेंस तय करते हैं, देन दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ कौन-सा पाथ जल्दी बताइए? फ्री पाथ। और जो टाइम लगा उसको कौन-सा टाइम कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। तो फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम का कांसेप्ट आ गया। अब वो कोई ना कोई डिस्टेंस चला, वो डिस्टेंस को चलाने के लिए थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। वो जो डिस्टेंस चला दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एज़ व्हाट जल्दी बताइए? थर्मल स्पीड। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? उसके बाद कुछ यूनिक सा हुआ इसके अंदर। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर था। अभी तक करंट का कोई कांसेप्ट नहीं आया है। सुन लेना मेरी बात को। अभी ये यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ? कुछ देर के बाद आपने क्या किया? एक काम करो पहले इस फिगर को कॉपी कर लो। उसके बाद हम आगे बढ़ें। अभी कोई डेफिनेशंस नहीं लिखा रहे, पहले कॉपी कर लो। द नीट एंड क्लीन वे। चलो। रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टी को जे को उल्टा कर देना और दैट इज द लैम्डा। इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा, ऐसे कहते हैं टाउ। स्टॉप। साथ साथ बनाते चले प्लीज।
गया? राइट साइड जो लिखा है वो भी लिख लीजिएगा प्लीज। फिनिश्ड? हो गया? क्या हुआ? वो कुछ गड़बड़ी कर दिया क्या? 2 8 18 28, अरे कितना होगा? 2 8 10, कितना हो जाएगा? 18? 16 होगा ना? 16 तो नहीं कर सकते। सॉरी फॉर दैट। 2 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 18, 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। अच्छा, is the configuration 2 8 14 2, okay, is the configuration 14 2 16, वो इलेक्ट्रॉन चौथे सेल में चला जाता है। अब हो गया क्या? shall we proceed ahead? मैं रब नहीं कर रहा हूँ डायग्राम को, मैं राइट साइड वाला मिटा सकता हूँ। जो लिखा है वो मिटा सकते हैं प्लीज, मिटा दे। जो लिखा है मिटा दे, हाँ या ना? चलिए, नाउ लुक हियर, अभी तक बताओ सारे बच्चे, डिस्टेंस चला क्या, हाँ या ना? डिस्टेंस चला क्या? प्रियांशु गेट लगा दीजिएगा। डिस्टेंस चला क्या, बोलो? डिस्टेंस चला या नहीं चला? डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम था। चलिए, इसी डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। लुक हियर, नाउ लेट अस सपोज, इस पहले केस में अभी मैं मान लेता हूं कि प्लस और माइनस टर्मिनल तो मैंने लगा रखा है, बट मैंने यहाँ पे स्विच ऑफ कर रखा है। स्विच ऑफ किया तो कोई इसमें मोशन नहीं हो रहा, तो आप लोग यहाँ बगल में स्विच ऑफ लिख लो, और यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया, मतलब ये अब टर्मिनल काम कर रहा है। यहाँ पे स्विच ऑन है। अब इसका फायदा क्या होगा? देखो, मैंने प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिया, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ कर दिया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल तो रहा है, बट एक्सटर्नल टेम्परेचर के कारण चल रहा है। अब सोचो कि जैसे स्विच को ऑन करोगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा?
बट मोशन तो थर्मल स्पीड की वजह से होगा ही, लेकिन एक्सटर्नल एनर्जी एक और आ जाएगी, एंड दैट एनर्जी इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इंडक्शन हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो तुमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ा है, ठीक ना? अब यहाँ काम कौन करने आएगा बोलो यहाँ से? ये प्लस है, ये क्या है माइनस, तो ये वाला टर्मिनल भी प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि प्लस से किधर जाता है, माइनस की तरफ। चैप्टर नंबर 1 और 2 तो आया था। अब जैसे ये जनरेट होगा, सुन लेना कहानी, इलेक्ट्रॉन चला, मैं कोई भी रैंडम सा पाथ बना रहा हूँ, डोंट बी बॉदर अबाउट दैट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, सुनना मेरी बात को, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे लाया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये है। अब देखो इनिशियल फाइनल कोइंसाइड नहीं कर रहा, यहाँ पे इनिशियल फाइनल कोइंसाइड कर रहा था। लुक हियर, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, सुनना मेरी बात को। ये इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? अ, अब इलेक्ट्रॉन गया कैसे, ऐसे, फिर ऊपर, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। अब इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ रुक गया। नाउ माय क्वेश्चन अराइजेस, क्या इसने डिस्टेंस चल, डिस्टेंस इज ओनली फॉर द एस, और डिस्प्लेसमेंट इज एस पे पावर वेक्टर, एस पे वेक्टर लगाते हैं, नॉट पावर, एस पे वेक्टर। क्या डिस्टेंस चला? हाँ चला। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ बोलो हाँ या नहीं? हाँ हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और क्या हो गया, डिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल पोजीशन बदल चुका है। अब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, इसका ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका ये डिस्प्लेसमेंट। बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज या प्लस चार्ज? माइनस या प्लस बोलो सभी कोई, माइनस, तो किधर की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है, पहले डिस्टेंस नहीं था। ये तब हुआ जब तुमने क्या किया, स्विच को क्या कर दिया बताओ, यहाँ से ऑन कर दिया, तो इसका एक डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो सोच के बताओ, इसके पास स्पीड तो होगा, बिल्कुल सही बात है। स्पीड किससे आता है, डिस्टेंस बाय क्या चीज से, जल्दी बोलो सभी कोई, टाइम से। तो डिस्टेंस स्पीड तो था इसके पास, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसके पास वेलोसिटी भी आ गया, बोलो आया नहीं आया, क्या आ गया, वेलोसिटी भी आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें देखना यार, इसमें स्पीड नॉट इक्वल टू जीरो था, बट वेलोसिटी का वैल्यू कितना था बोलो सभी कोई, जीरो था, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट पे या डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। अब डिस्प्लेसमेंट जब है तो वेलोसिटी भी है, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू अब जीरो होने वाला नहीं। और वेलोसिटी किधर ले करेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर आना चाहेगा सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, माइनस या प्लस, तो किधर जाना चाहेगा, प्लस की तरफ, प्लस की तरफ माइग्रेट। आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन विल गोइंग टू माइग्रेट टुवर्ड्स व्हाट, जल्दी बताइए, प्लस। और जिस वेलोसिटी से ये भाई साहब भागे प्लस की तरफ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं v, और d नीचे की तरफ लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, और उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट हो गया, ये ड्रैग हो गया, ड्रैग किसकी तरफ हुआ, प्लस चार्ज की तरफ ड्रैग हुआ। और जब ये वेलोसिटी जनरेट हुई, तो एक इलेक्ट्रॉन ने ऐसा नहीं किया, देयर आर द मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डूइंग द सेम थिंग इन अ कंडक्टर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। सुनना मेरी बात को, मैं यहाँ पे एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया बनाऊंगा, ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन को मुझे रिप्रेजेंट करना है। इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाह रहे हैं सोच के बताओ, प्लस की तरफ, माइनस की तरफ। तो मान लो ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, और वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे भागना चाह रहे हैं प्लस की तरफ, प्लस की तरफ, प्लस की तरफ, सब के सब इलेक्ट्रॉन, दे आर ऑल प्राइंसिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। क्यों प्लस टर्मिनल की तरफ जाना चाह रहे हैं, समझ में आई बात है? क्योंकि वो माइनस है या प्लस है, निगेटिव है तो प्लस की तरफ ही जाएंगे। और वो जो जा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के कारण स्पीड में ही क्या आती है, वेलोसिटी। वो ड्रिफ्ट हो रहा है, वो ड्रैग हो रहा है प्लस की तरफ, इस कारण से उस वेलोसिटी का नाम कौन सा वेलोसिटी पड़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, आई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे, तो देखा गया कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आने लगे, तो इस सर्किट में एक डिवाइस कनेक्ट की गई, एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज अ एमीटर। कौन सा मीटर, एमीटर। जैसे स्विच को ऑन किया गया,
तो इसके अंदर कोई ना कोई एक डिफ्लेक्शन सा नजर आया, इसके इसके निडल भागना चालू की, एंड द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द निडल इसका भागने लगा, जबकि यहाँ पे इसका निडल अभी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा, यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है जल्दी बताओ, डिफ्लेक्शन। और अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई एक और एनर्जी आ रही है जो इस डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो जो भी एनर्जी है जो इस डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है? अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में वो एनर्जी जाना चाह रही है, वो जो भी एनर्जी जाना चाह रही है, वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, बिकॉज ये सारा कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है, ये सारा गेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता है तो इलेक्ट्रॉन उसके ठीक अपोजिट जाता है, एंड दैट एनर्जी इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी नहीं बताया से? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण जो रिजल्ट पैदा होता है, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, बोलो यहाँ से? करंट। क्या कह देते हैं? तो करंट का एक्चुअल जनरेशन कैसे हो रहा है, समझ में आ रही है बात है? और मैंने यहाँ पे जो ये तुमको एक बनाया, एक शेडेड पोर्शन बनाया यहाँ पर, ये वाला, ये जो पोर्शन मैंने बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया ले बताइए? क्रॉस सेक्शन एरिया। आगे चल के इसका इस्तेमाल बहुत होगा, है ना? और जैसे ये जनरेट हुआ तो मैंने ऐसा कहा क्या कि मान लो जिस रूम में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहां का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। क्या है जल्दी बताओ? कांस्टेंट। इसके पीछे रीजन आएगा क्यों ऐसा है। चलिए कहानी समझ में आ गई सभी को। तो करंट कैसे जनरेट हुआ, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो यार, करंट कहां से जनरेट हुआ, समझ में आया? तो क्या मैं कह दूं, करंट को जनरेट होने के लिए जो मोस्ट मेजर फैक्टर है करंट को जनरेट करने का, वो इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट के कारण जो चीज जनरेट हो रहा है उसे वेलोसिटी कहते हैं। और वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी। तो दैट वेलोसिटी इज द मेजर रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द करंट। अब यहां से करंट जनरेट होना चालू होता है। बट कहानी सुनो, अभी कहानी बंद नहीं हुई। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए चलो पूरी इलेक्ट्रॉन की कम्युनिटी एक साथ ब्रेक करते हुए प्लस टर्मिनल की तरफ जाना चाह रही है। ऐसा मानो कि कोई सेलिब्रिटी आ गया है और ये सब ऑडियंस है, और वो सबको ऑटोग्राफ चाहिए इनका, इसका। सब भागेंगे, अब भगदड़ जब मचेगी तो सोच के बताओ, भगदड़ जब मचेगी तो सब जाना चाह रहे हैं एक तरफ। ये वही बातें हो गई जब हम लोग, वही हमारे यहाँ पूजा होता है, जैसे दुर्गा पूजा इज द बेस्ट एग्जाम्पल, हम लोग सब कोई मंदिर की तरफ ही जाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पाते। या तो सब एक ही डायरेक्शन में रहे, बट जा क्यों नहीं रहे? बिकॉज वी सफर द इंटरनल कोलिजन विद ईच अदर। बोलो हाँ या नहीं? हमें एक दूसरे से कोलिजन होता रहना है, जाना सबको एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है, बट सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। इसी टकराव के कारण तो इसका डायरेक्शन सीधा नहीं है, सीधा नहीं है। फिर ये सीधा कब हुआ? तो सोच के बताओ, ये सीधा तब हुआ जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया, तब एक डायरेक्शन में सब जाने लगा, लेकिन उससे पहले तो टकराना पड़ा। वो टकराव हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में एक हिंड्रेंस सा पैदा हुआ। ऐसा मानो कि इलेक्ट्रॉन चल नहीं पा रहा फ्रीली, उसको रुकावट पड़ रही है। रुकावट किसके कारण पड़ रही है? खुद के कारण। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मोशन को हिंडर कर रहा है, खींच रहा है, रुकने दे रहा है। वैसे ही बात हो गई कि सबको प्रसाद चढ़ाना है और सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए कोई जल्दी पहुंच नहीं पा रहा है। अगर उसको 10 मिनट लगना था पहुंचने का, वो 1 घंटा जाके मंदिर में पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। होता है। अब ये जो हिंड्रेंसेस इलेक्ट्रॉन को सफर करना पड़ता है। हिंड्रेंस का मतलब होता है एक तरह का रुकावट, हिंड्र का मतलब होता है बैरियर लगाना, एक तरह का बैरियर जो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ रहा है, बताइए? इलेक्ट्रॉन को सफर करना पड़ रहा है। किसके कारण सफर करना पड़ रहा है? सफर करना पड़ रहा है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जल्दी बताइए। कॉलिजन। खुद का इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, इस कारण से सबके सब प्लस टर्मिनल की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और जब नहीं आ पा रहे हैं, उन्हीं के बीच में एक दूसरे को चलने में रोका जा रहा है। और बताओ क्या, करंट को आने के लिए सबसे मेजर फैक्टर मैंने तुमको अभी क्या सिखाया? कौन सा फैक्टर था, बोलो सब कोई? वेलोसिटी। वेलोसिटी तो तब होगी ना जब डिस्प्लेसमेंट होगा।
बट डिस्प्लेसमेंट होने के लिए तमाम इस रास्ते से तुमको गुजरना पड़ेगा बार-बार। गुजरना पड़ेगा, तुमको बार-बार टकराना पड़ेगा। टकराने के कारण क्या होगा? तुमको एक हिंड्रेंस पैदा करना पड़ेगा और वो जो हिंड्रेंस खुद के कारण है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नहीं चल पा रहा है, उसे ही बेसिकली हम लोग कह देते हैं द मोस्ट पॉपुलर नेम इस कॉल्ड एज़ अ रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है वो? रेजिस्टेंस। यहाँ से रेजिस्टेंस जनरेट होता है। रेजिस्टेंस कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इंटरनल कोलिजन का नतीजा है जो तुम आज तक पढ़ते आ रहे थे आर। आया समझ में? वो खुद इलेक्ट्रॉन अपने में ही टकरा रहा है और क्या हो रहा है? रेसिस्ट कर रहा है। रेसिस्ट का मतलब है रोका जा रहा है उसको, चलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो चलेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो करंट आएगा। तो सोच के बताओ, ये रेजिस्टेंस इंटरनल कोलिजन इलेक्ट्रॉन का किसके अपोजिशन में है बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी जनरेट होने दे रहा है क्योंकि बार-बार ये कोलाइड कर रहा है। बोलो हाँ या नहीं? और अगर इसको नहीं जनरेट होने दे रहा है तो करंट भी जनरेट नहीं होगा। तो बताओ यार, ये जो रेजिस्टेंस है, वो करंट के लिए दुश्मन है या उसका दोस्त है? दुश्मन है, नहीं जनरेट होने दे रहा। सो हमेशा हम लोग लिखते हैं इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट जल्दी बताइए? करंट। इसलिए जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना कम क्या होगा? करंट। इज़ द कांसेप्ट इज़ क्लियर? आया समझ में? तो रेजिस्टेंस कोई बाहर से आ रही चीज़ नहीं है, खुद में हो रही लड़ाई का नतीजा है करंट, रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बातें? रेजिस्टेंस यहाँ से पैदा हो गया। अब रेजिस्टेंस यहाँ से पैदा हो गया तो समझना इस बात को। यहाँ तक सारा कांसेप्ट इज़ क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा? सारे बच्चे समझेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने पढ़ा लैम्ब्डा, इसको हम लोगों ने क्या कहा बोलो यहाँ से? नहीं, फ्री पाथ। क्या कहा बोलो? फ्री पाथ। लैम्ब्डा वाज़ व्हाट जल्दी बताइए? फ्री पाथ। और क्या पढ़ा? लिफ्ट वेलोसिटी सॉरी नहीं उसके बाद क्या पढ़ा? रिलैक्सेशन टाइम टाउ। पढ़ा क्या? उसके बाद पढ़ा थर्मल स्पीड। क्या पढ़ा जल्दी बताओ? थर्मल स्पीड। फिर हम लोगों ने पढ़ा बताओ यहाँ से थर्मल स्पीड के बाद कौन सी वेलोसिटी है? लिफ्ट वेलोसिटी। जिसको रिप्रेजेंट किया वीडी से। क्या चीज़ें बताइए ऐसे? वीडी से। थर्मल स्पीड को केवल वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद आया हमारे लिए करंट। क्या है जल्दी बताओ यहाँ से? करंट। और करंट के बाद क्या है जल्दी बताओ? रेजिस्टेंस। यहाँ तक के बेसिक इन्फॉर्मेशन में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया? कहानी यहाँ से शुरू होती है, धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट क्यों माना मैंने बोला आगे चर्चा करूँगा इसका, इसके पीछे रीज़न बताते हैं। पहले ये कहानी समझ में आ गई। इस दिस 2 डायग्राम्स आर क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ से करंट जनरेट होना चालू हुआ और हमारा टॉपिक का पहला हिस्सा क्या है? करंट फिर इलेक्ट्रिसिटी पे भी आएगी, ठीक ना? अभी हम लोग करंट जनरेट करवा रहे हैं। अब कहानी समझना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ क्रॉस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मोशंस को और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है, सबके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो एक काम करो लेफ्ट वाला डायग्राम तो बना लिया आप लोगों ने। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं तो तुम लोग इसको कर लो। यहाँ वेलोसिटी 0 लिख लो, यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन कर लो, स्विच ऑफ कर लो प्लीज़। ये 3 चीज़ें कर लो यहाँ पे, अपने डायग्राम में ऐड ऑन कर लेना। स्विच ऑफ, नो डिफ्लेक्शन, वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू कितना? 0। ऐड कर लीजिए प्लीज़। फिर मैं लेफ्ट वाला डायग्राम रब करूँगा। वेलोसिटी यहाँ 0 कर लेना प्लीज़। स्विच ऑफ कर लेना, नो डिफ्लेक्शन। एमीटर एक बना लेना यहाँ पे। ऐड कर लो अपने डायग्राम में। क्लियर? नहीं वो डायग्राम नहीं बनाना है अभी, प्लीज़। बस ये डायग्राम बनाना है। समझ में आया यहाँ पे? इज़ द कांसेप्ट इज़ क्लियर? यहाँ पे ये चीज़ ऐड करना है, एमीटर, स्विच ऑफ, नो डिफ्लेक्शन, वेलोसिटी 0 हटा दे अब। हो गया भाई इतना ही करना था, समय लग रहा है। हटा दे, कर लिए? चलो। अब ये जब ऐसे हो गया, अब कहानी समझना उधर की। अब सारे बच्चे प्लीज़ स्टॉप योर पेन, लुक हियर। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ चालू होता है। अब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पूरा इलेक्ट्रॉन का एक पूरा क्राउड यहाँ पे फ्लो कर रहा है प्लस की तरफ। गौर करना इस चीज़ को। अब इसको कैसे रीड करते हैं? मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं।
जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का चर्चा होता है ना, या जहाँ पे डेमोग्राफी के अंदर डेमोग्राफी होता है जहाँ पे हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की जगह पॉपुलेशन की डेंसिटी देखते हैं, कि किस क्षेत्र में कितने ज़्यादा लोग एक जगह एकोमोडेट कर रहे हैं। समझ में आया? उससे ये पता चलता है कि पूरे के पूरे क्षेत्र में कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक ना? हर समय क्या होता है सुनते होंगे, सेंसस का मतलब समझते हो? सेंसस का मतलब होता है कि जनगणना करना, ठीक ना? उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है। जैसे हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी में इंडिया बहुत ज़्यादा डेंसिफाइड है। मतलब एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। इससे पता चलता है यहाँ पॉपुलेशन कितना हाई है। क्योंकि तुम जगह-जगह जाके एक लोग को नापोगे, पता करोगे, कैलकुलेट करो वो डिफिकल्ट है। रादर उसका क्या देख लो, डेंसिटी देख लो, पता चल जाएगा कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे रह रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ भी हम इसकी डेंसिटी को देखेंगे। कैसे देखेंगे? इसको रिप्रेज़ेंट करेंगे स्मॉल एन से, और स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट व्हाट जल्दी बताइए? वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सुनना यहाँ से, नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे एन से और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे वी से, ठीक ना? नंबर को एन से और वॉल्यूम को वी से। पर यूनिट का मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना है उसको। तो नंबर में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। नाउ लुक हियर, नंबर में इसको वॉल्यूम लिखा, नंबर को तो ध्यान रहने दो, और वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। बोलो हाँ या नहीं? एरिया इनटू क्या चीज हो जाएगा? लेंथ। जहां पे ए जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। कौन सा एरिया जल्दी बताओ? क्रॉस सेक्शन एरिया। जिस बच्चे को क्रॉस सेक्शन एरिया आता है वेरी गुड, नहीं आता तो समझा रहा हूँ। एल स्टैंड्स फॉर द लेंथ। क्या तुम ये एरिया देख पा रहे हो? ये वाला एरिया, ये वाला शेड रीजन देखो, ये वाला, ये जो एरिया है इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। बुलाया समझ में? और बताओ वो कैसे शेप का है? सर्कुलर। सर्कुलर शेप का है तो क्या इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर? क्या लिख सकता हूँ बोलो? पाई आर स्क्वायर। और लेंथ क्या है? लेंथ इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज द लेंथ ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? तो बताओ इसका वॉल्यूम निकाल लिया हम लोगों ने, क्या निकाला बोलो यहाँ से? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो सारे बच्चे बताना व्हाट इज द लेंथ, जल्दी बोलो? एल। तो बताओ एरिया इंटू लेंथ क्या वॉल्यूम नहीं दे देता है? तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? एरिया इंटू, सिंपल है, बोलो हाँ या नहीं? किसी को इसमें भी दिक्कत है तो बता दो ये कैसे हुआ है? वॉल्यूम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? बोलो 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 बोलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सुना है ना? तो पाई आर स्क्वायर, एल इज द हाइट, तो इसके जगह ए नहीं लिख सकते क्या? बस ये क्या लिख सकते हैं? एल। वी इज इक्वल टू ए इंटू क्या है? सिंपल। आया समझ में? चलो, अब यहाँ पे ए इंटू एल लिखा, तो एन का वैल्यू ए इंटू एल आया। सारे बच्चे प्लीज ध्यान देंगे, एन का वैल्यू ए इंटू एल आया, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू एन बाई ए एल आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन इंटू ए इंटू एल इज इक्वल टू कैपिटल एन। बोलो आया नहीं आया? आ गया यहाँ से? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। नंबर ऑफ क्या आ गया जल्दी बताइए यहाँ से? इलेक्ट्रॉन्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रॉन्स। हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मान लो ई है। कितना चार्ज है? ई। तो मैं मान लेता हूँ यार, दैट इज द ई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ईच क्या जल्दी बताइए? हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, तो बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो बच्चा बता सकता है टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एन इंटू ई। अरे बोलो हाँ या नहीं? एक बैग में 2 आम है, 10 बैग से क्या करते हो? मल्टीप्लाई ही करते हो ना। तो हर एक पे चार्ज कितना है? ई। टोटल नंबर कितना है? एन। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एन इंटू ई हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई। बोलो आया नहीं आया? तो ये आ गया क्या? टोटल चार्ज कितना आ गया? एन ए एल इंटू ई, ठीक ना? अब ट्रांस लुक हियर, ये टोटल चार्ज है। अब क्या होता है, करंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। करंट जो होगा वो क्या होगा? ये होता है टोटल चार्ज, चार्ज का जो फ्लो होगा, जितना चार्ज फ्लो करें, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। डिवाइडेड बाय व्हाट जल्दी बताइए? टाइम टेकन। कुछ चीजें ऐड होता है कि इसका गिवन क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। गिवन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन फिक्स होता है। गिवन का मतलब होता है फिक्स करना, एंड एट अ गिवन टेम्परेचर। दो चीजें फिक्स होनी चाहिए। क्या बोला जल्दी बताओ? टोटल चार्ज का फ्लो करना
किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से जो क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है एट अ गिवन टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। तो गिवन टाइम इंटरवल के अंदर ये जो फ्लो कर रहा है देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी बताइए? करंट। अब करंट को रिप्रेजेंट करके शुरू में ही बताया था आई से। इसमें चार्ज का फ्लो कितने का हुआ बोलो? एन ए एल ई बाई क्या हो गया? टाइम क्या लगा? टी। ठीक है यहाँ से टाइम क्या लगा बताओ? यहाँ से टी लगा ना, टाइम टी। मान लेते हैं टाइम टी लगा है यहाँ पे। अब ये एल बाई टी जो आया लिंक्ड बाय क्या चीज? टाइम। सोच के बताओ। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला होगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे पास ऑन करता हुआ इधर आया, तो बताओ ये इसका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है? सोच के। डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो भैया रैंडमली ऐसे ऐसे चल रहा है, अरे हाँ या नहीं? ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है? एक्चुअली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हमें समझ में? और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी देगा या स्पीड देगा? वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट है। बाय टाइम क्या देगा? वेलोसिटी। तो बताओ एल बाई टी की जगह क्या लिखेंगे? एन ए एल बाई टी की जगह वी डी, और क्या हो जाएगा? ई। आई का वैल्यू क्या आ गया बोलो? एन ए वी डी इंटू बोलो ई। तो बताओ क्या करंट अपना वेलोसिटी पे डिपेंडेंट हो गया? यही तो सिखाया था आपको। इसमें डिपेंड हो गया वेलोसिटी पे, तो यही बोला था। बताओ यहाँ पे कि करंट को प्रोड्यूस करने के लिए मेजर फैक्टर क्या है बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज इट ओके? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो वी डी इंटू क्या हो गया? ई। अब सोचो, कुछ दिमाग लगाना। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं ना? अब एक बात बताइएगा सारे बच्चे। मान लो कि शुरू में जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा था, शुरू में जब स्विच ऑफ था, तो वेलोसिटी थी क्या? जब स्विच ऑफ था वेलोसिटी थी क्या? वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। जैसे स्विच ऑन किया वेलोसिटी आ गई। स्पीड का वेलोसिटी नहीं थी। थोड़ा सोच के बताओ, अगर मैं कहता एक फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सारे बच्चे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस, सुना है ना? थोड़ा इनिशियल वेलोसिटी था क्या इसके पास? नहीं। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? जीरो। तो u का वैल्यू कितना? जीरो। तो v इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टी आया क्या? तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? a इंटू टी। और ये जो वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड a का वैल्यू, याद करो, F इज इक्वल टू Q इंटू E था। Q क्या था? चार्ज। E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ या नहीं? E क्या था? और Q क्या था? चार्ज। यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो फोर्स भी किस पे लग रहा होगा? इलेक्ट्रॉन पे। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे लिख सकता हूँ मैं E इंटू ई, बोलो हाँ या नहीं? अगर आपको और अच्छा करना है तो माइनस ई लगा लो। बोलो यार, चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? माइनस सी इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला बोलिए। m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ई ई। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ई ई बाय एम। बोलो आया नहीं आया? क्या बोलो? माइनस ई ई बाय, आया क्या? अब बताओ यहाँ से अगर मैं ए का वैल्यू ये रख दूं उठा के, सारे बच्चे बोलना प्लीज, क्या हो जाएगा बोलो? माइनस ई ई बाय क्या चीज? एम। और टी याद करो अभी सिखाया था, टाउ के बराबर होगा रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या हो जाएगा ये? टाउ। तो ये कितना आ गया बोलो सब कोई? वीडी इज इक्वल टू ई ई टाउ बाय एम। अब बता देता हूँ, ये जो टाउ है ना, इसको रिलैक्सेशन टाइम के आगे मीन लगा लेना। इसके बाद वाले जब बताऊंगा लिख के, तो उसमें आपको समझाऊंगा मीन क्यों लगा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मीन रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम जल्दी बताओ यहाँ से? मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो बताओ मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकल के आ गया, सारे बच्चे बोलो क्या है बोलो? ई ई टाउ बाय एम। स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज? कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ क्या है? टाइम। मीन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था ना, वो सबका मीन लेना, तो कौन सा टाइम हो जाएगा? मीन रिलैक्सेशन है। एम क्या है? मास। किसका मास? चर्चा इलेक्ट्रॉन का है, तो मास भी किसका होगा? तो वीडी का क्या फॉर्मूला निकला? ई ई टाउ बाय एम। और इसको वेक्टोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करोगे बच्चा तो ज्यादा सही होगा। इसको वेक्टर के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना। द फॉर्मूला इज ई ई टाउ बाय एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे एक टर्म में, करंट के टर्म में आया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है। आप बस राइट साइड वाला डायग्राम बनाओगे, लेफ्ट साइड वाला डेरिवेशन कॉपी नहीं करोगे। चलो करो, राइट साइड वाला डायग्राम कॉपी करो। राइट साइड वाला डायग्राम कॉपी करें प्लीज।
ओनली कॉपी द राइट डायग्राम और ऊपर में जो भी चीज लिखे हुए है उसको स्टार करके लिखते चल जाना बस। बाद में डेफिनेशन कराऊंगा सारा का। हटाएं। डायग्राम हो गया। डायग्राम क्लियर है, ऊपर वाला कॉपी कर लिया, हिंड्रेंस बैरियर सारा हटाएं। सही। फिनिश्ड। चलो लिखो। ना यहाँ पे मेरे पास दो एक्सप्रेशंस आ चुके हैं। हो गया भैया सबका। तो यहाँ पे मेरे पास एक करंट का एक्सप्रेशन आया, क्या आया बोलो? मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे करंट का एक्सप्रेशन NaEVD। बोलो आया नहीं आया?
एंड वीडी का एक्सप्रेशन क्या है बोलो सब कोई? वीडी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। सुनना मेरी बात को, अगर तुम वेक्टोरियल सिंबल्स लगाते हो तो माइनस साइन लिखो, नहीं लगाते हो तो केवल ये लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज। तो मेरे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, अगर हो गया हो तो भैया हम स्टार्ट करें आगे। चलो अब देखो वीडी का वैल्यू आ गया, प्लीज हड़बड़ा के लिखिए नहीं, रिक्वेस्ट है, कुछ बता रहा हूं ना, समझने की कोशिश कीजिए। छापने से अगर आ जाता है, रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे छाप लीजिएगा भरदम, वही चीज चला जाएगा घर पे। वीडी इज इक्वल टू ई टाउ बाई क्या हो जाएगा एम। वीडी के वैल्यू को यहाँ लिखिए, वापस से लिखेंगे तो आई का वैल्यू कितना आ गया बोलो? एन ए ई। वीडी को उठा सकते हैं यहाँ से, 1 और ये 2, 2 को मैंने 1 में पुट किया, पुट 2 इन वर्ड, जल्दी बताइए 1, 2 को 1 में रखो, क्या आ जाएगा बोलो? आई इज इक्वल टू एन ए ई, वीडी की जगह बोलो क्या हो जाएगा? ई ई टाउ बाई क्या हो जाएगा? तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बोलो? एन ए ई इंटू ई स्क्वायर ई टाउ बाई क्या हो जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति समझ में आया यहाँ पे? अब याद करो ई का वैल्यू, ये तो हो ही गया। ई का वैल्यू आपने कुछ लिखा था, ई का वैल्यू याद करो बच्चे, लिखा था v बाई एल, याद करो। v was the potential difference, l is the distance, dv by dr, अरे चैप्टर नंबर 1। तो v इज व्हाट, जल्दी बताए यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। आप पिछले चैप्टर में जाके देखोगे कैपेसिटर में इसका यूज किया है, E इज इक्वल टू ये आया बच्चे माइनस डीवी बाई डी आर से, ये वाले एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन आया वी बाई एल, चेक देयर, वहां पे लिखा हुआ है। D is the potential difference, dr was the displacement, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है जल्दी बताइए? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ क्या जल्दी बताइए? तो बताओ यहाँ E की जगह क्या लिखेंगे बोलो सारे बच्चे, बोलो I इज इक्वल टू एन ए ई इंटू, ई की जगह क्या लिख देंगे? V बाई एल लिखेंगे, इंटू टाउ बाई क्या हो जाएगा? लिख दिया, बोलो यस और नो, ई स्क्वायर है ना, बोलो यार यस और नो। ई की जगह क्या लिख दिया? वी बाई एल टाउ बाई एम। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कीजिए, तो आई का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो सब कोई? एन ए ई स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे बताओ यहाँ से? वी बाई एल, नीचे चला जाएगा, एल इंटू एम इंटू क्या आ जाएगा? टाउ। यहाँ तक सब कुछ क्लियर? बोलो यार कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? अब जी को छोड़ दीजिए और पूरे के पूरे टर्म को उठा के इधर ले आइए। चलिए उठा के ला रहा हूँ, मैं भी को छोड़ रहा हूँ, बस इसको इधर ला रहा हूँ। क्या लाऊंगा बोलो यहाँ से? एम एल और क्या आ जाएगा बोलो यहाँ से? एन ए ई स्क्वायर टाउ आ जाएगा, बोलो देखो यार यहाँ पर, अच्छा देखो, एन ए ई स्क्वायर टाउ नीचे, एन ए ई स्क्वायर टाउ एम एल ऊपर, और पहले से क्या क्या प्रेजेंट था बोलो यहाँ से? करंट वॉज प्रेजेंट देयर, और क्या प्रेजेंट था बोलो? इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा वी। बोलो आया नहीं आया? इज इट ओके? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अरे बोलो वी था राइट साइड वी लिख दिया, एक बार चेक कर लो प्लीज, आई विल गिव द टाइम। ले रहा है यहाँ से, कोई एक्सप्रेशन मिसिंग तो नहीं है? चलो एम क्या है बोलो? एम क्या है? मास, किसका मास है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। आगे एल क्या है? लेंथ किसका? ऑफ वायर या कंडक्टर बोल सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं? चलिए एन क्या है? ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, सी एस ए, समझ में आया? ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या नहीं? चार्ज ऑन व्हाट जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन। नो क्या है? मीन रिलैक्सेशन टाइम, कौन सा टाइम जल्दी बताइए? मीन रिलैक्सेशन टाइम। बताओ ये सारे एक्सप्रेशन आपको समझ में आए, बोलो हाँ या नहीं? एम एल एन ए ई टाउ, बोलो हाँ या नहीं? बताओ इन एक्सप्रेशंस में से सारे एक्सप्रेशंस को गौर करो, ये सारे एक्सप्रेशंस को गौर कीजिए प्लीज, इन सारे एक्सप्रेशंस पे गौर कीजिए। बताओ ये सारा का सारा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? थोड़ा गौर करना। तो एम क्या है? मास, कभी बदलने वाला नहीं है। लेंथ कभी चेंज होगा नहीं, वायर का लेंथ क्यों बदलेगा? एन, जितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर था क्या बदल जाएगा बाद में? क्या चार्ज उतना ही रहेगा? ए, वायर क्या मोटा पतला हो जाएगा एकाएक? एकाएक तो नहीं होने वाला, हाँ कुछ कंडीशंस में हो सकता है, बट ऐसे तो नहीं होगा। ई, चार्ज, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। बताओ इनमें कोई भी क्वांटिटी है जो बदल सकती है? सबके सब फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड।
अगर आपकी सम क्वांटिटी फिक्स्ड है तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है वेरिएबल? कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट का नाम होता है आर। क्या नाम होता है? आर। और आर आपके अनुसार क्या होना चाहिए बोलो? रेजिस्टेंस। क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस। और यहाँ पे लिखा तुमने आई, क्या लिखा? आई लिखा इज इक्वल टू क्या लिखा? वी। मल्टी मार के लिख दो, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओम्स लॉ प्रूफ। आया समझ में? कहाँ से ओम लॉ जनरेट किया? तो थ्योरी मैंने कहाँ से शुरू करी थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यही ओम्स लॉ है आपका। आया नहीं आया? दिस व्हाट जल्दी बताइए? ओम्स लॉ। और आर क्या था जल्दी बताइए? रेजिस्टेंस। तो यहाँ से एक बात क्लियर है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सा मिल गया, और वो फॉर्मूला क्या है बोलो? आर का आर इसी की जगह रखा है ना, बोलो हाँ या नहीं? तो आर का फॉर्मूला क्या है बोलो सब कोई? आर इज इक्वल टू बोलो बोलो सब कोई, एम एल बाई, बोलो बोलो सारे बच्चे, एन ए ई स्क्वायर टाउ। बोलो हाँ या नहीं आया? ये किसका फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस का। किसका फॉर्मूला? रेजिस्टेंस का। नाउ लुक अपॉन हियर अगेन। ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, v इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बोलो यहाँ से? आई इंटू आर। ये कौन सा लॉ कहलाता है? ओम्स लॉ। वेल एंड गुड। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। तो देखो हम लोग चल कहाँ से रहे थे और पहुंच गए आपके टॉपिक पर, ठीक ना? और बताओ आर का फॉर्मूला है ना, तो गौर कीजिएगा सब कोई। इसमें भी देखो कुछ एक स्मॉलेस्ट ट्रिक्स बताता हूँ। एल को छोड़ देना, ए को छोड़ देना। एल को छोड़ देना और किसको छोड़ देना? ए को। आर इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ को एक साथ लिख लिया, और एल और ए को छोड़ दो। एल और ए को क्या कर दो? छोड़ दो। एल को छोड़ दो और किसको छोड़ दो? ए को। एम कांस्टेंट या वेरिएबल? एन 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 कांस्टेंट। ई भी टाउ चेंज होने वाला नहीं, तो ये सब के सब कांस्टेंट हो जाएंगे। और इस कांस्टेंट की जगह लिख देते हैं रो। क्या लिख देते हैं? रो। तो फॉर्मूला बन गया आर इज इक्वल टू रो एल बाई। क्या बन गया? आर इज इक्वल टू रो एल बाई। तो रो का भी एक फॉर्मूला निकल के आया, बोला है या नहीं? रो का फॉर्मूला निकल के आया। रो का फॉर्मूला क्या निकलता है बोलो सारे बच्चे? रो किसके जगह इसका लगा रखा? तो फॉर्मूला रो का क्या बना? एम बाय एन ई स्क्वायर क्या चीज? टाउ। ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये ओम्स लॉ, ये रेजिस्टेंस। इतनी बातें 10th में पढ़ी, एक चैप्टर के अंदर खटाक से आ गया। अरे बोलो आया नहीं आया? ये ओरिजिन होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का। यहां से सब कुछ जनरेट हो रहा है। आया समझ? समझ में आया? दिस द वे यू टीच एवरीथिंग, कि कहां से जनरेट हो रहा है। इसलिए मैंने बोला था शुरू से प्लीज डोंट नॉट नोट डाउन। ये समझ में आया आपको कहां से ये जनरेट हो रहा है सब कुछ? अब 10th की कोई भी तुम्हारी इफ एंड बट्स रहे, सबका सवाल तुम कर सकते हो। नाउ कॉपी फ्रॉम देयर। इस साइड से
अच्छे से डेरिवेशन को लिखिएगा सब कुछ। कोई डाउट हो रहा है क्या? पूछ लो अभी यार। ये लिखा फिर ये किया उधर।
हैं? Is a pen. Pen? क्या हुआ? Write down the few of the definitions जो कि यहाँ पे यूज हुआ है starting from relaxation time. चलो शुरू करें क्या? Relaxation time. Give the topic relaxation time. Relaxation time टाउ से रिप्रेजेंट कीजिएगा. लेफ्ट साइड में मिटा दूं क्या? बाएं तरफ हो गया क्या? फोटो क्लिक कर लिए थे? तो चलिए डेफिनेशन जो अभी यूज हुआ है सबको हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में ईज हो. चलिए लिखिएगा. डायग्राम सारा बना हुआ है हमारे कॉपी के अंदर. हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज द रिलैक्सेशन टाइम. एवरीवन प्लीज राइट डाउन इट. रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टाउ बताया था. लिखिएगा. द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स. द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स. द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स. द टाइम taken by electrons. The time taken by electrons between between two, between two successive, between two successive or consecutive, successive or consecutive collisions, between two successive or consecutive collisions, between two successive or consecutive collisions is called as is called as is called as relaxation time. Is called as relaxation time. Is called as relaxation time. Between two successive or consecutive collisions is called as relaxation time. Change the paragraph and write it. Write it. Mean of all the relaxation times. Change the paragraph and write it. Mean of all the relaxation times. Mean of all the relaxation times. Relaxation times. Mean of all the relaxation times is called as mean relaxation time. Mean of all the relaxation times is called as mean relaxation time. Is called as mean relaxation time. Mean of all relaxation times is called as
मीन ऑफ ऑल द रिलैक्सेशन टाइम इज कॉल्ड एज मीन रिलैक्सेशन टाइम। लिखा सबने? रिप्रेजेंट कीजिएगा टाउ, सारे बच्चे लिखेंगे टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाय n। लिखो ऐसे करके, राइट डाउन इट। और यहां पे लिखिएगा n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ n represents number of collisions, number of collisions, number of collisions, number of collisions। लिखा? n represent है, written है यार, बोर्ड में लिखा हुआ है। n is the number of collisions। n अगर टाइम का चर्चा है तो इसके यूनिट के बारे में बात किया जाए तो ऐसा यूनिट, भैया टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो ऐसा यूनिट बिना कुछ कहे सेकंड हो जाएगा। राइट डाउन इट सेकंड, राइट डाउन इट सेकंड। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बोलो ऐसे? सेकंड। ऐसा यूनिट इज सेकंड। लिखा सबने? ऐसा यूनिट इज सेकंड। ठीक है, चलो उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टॉपिक फ्री पाथ। उसके बाद टॉपिक लिखेंगे फ्री पाथ, फ्री पाथ, फ्री पाथ रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा। फ्री पाथ अंडर ब्रैकेट कर लेना, फ्री पाथ लिखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive collisions, the distance between two consecutive collisions, the distance between two consecutive collisions, consecutive collisions, collisions when 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 electron when electron when electron suffers multiple collision, when electron suffers multiple collision, when electron suffers multiple collision due to external temperature, due to external temperature, due to external temperature। फुल स्टॉप डालेंगे और नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे mean of all the free paths, 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 free paths is called as mean free path, mean of all the free path is called as mean free path expression, mean of all the free path is called as mean free path expression lambda 1, lambda 2, lambda 3 dot 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 lambda n divided by n। तो कहते हैं मीन फ्री पाथ और दिस इज अ मीन रिलैक्सेशन टाइम। लिखा सबने? आफ्टर दैट, आफ्टर दैट नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा एक मिनट, मीन फ्री पाथ का यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? पाथ है, डिस्टेंस है, तो यूनिट हो जाएगा मीटर। लिख लो मीटर। फिर लिखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसा यूनिट मीटर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा एक्सप्रेशन? वेलोसिटी मैंने बताया था, डी लिखिए और नीचे डी लिखिए सबस्क्रिप्ट में।
drift velocity. Write down the definition. Write down the definition. लिखिएगा the velocity of electrons, the velocity of electrons, the velocity of electrons by which it get drifted, by which it get drifted towards the positive terminal of conductor, towards the positive terminal of conductor, positive terminal of conductor, towards positive terminal of conductor when 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 polarity is applied to the conductor, when polarity when polarity is applied to the conductor, when polarity is applied to the conductor, write down it. आया समझ में? So कौन सा velocity कहते हैं? Drift velocity. Write down the expression of drift velocity. E tau by m with the vector symbol and the minus sign. ऐसा unit meter upon second. ऐसा यूनिट मीटर अपॉन सेकंड. नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो और स्टार कर देना उसके ऊपर. लिखिएगा the magnitude of drift velocity, the magnitude of drift velocity, the magnitude of drift velocity, the magnitude of drift velocity is zero, is zero. The magnitude of drift velocity is zero. Drift velocity is zero, zero when no polarity is applied to it. Is zero when no polarity is applied to it. When no polarity is applied to it. Polarity is applied to it. When no polarity is applied to it. To it. To it. लिखा यहां से. जब कोई पोलैरिटी नहीं लगाएंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताइए. 0 के बराबर. नेक्स्ट लिखिएगा. नेक्स्ट लिखिएगा टर्म थर्मल स्पीड. नेक्स्ट लिखिएगा थर्मल स्पीड. नेक्स्ट इज द थर्मल स्पीड. थर्मल स्पीड लिखिएगा the speed acquired by the electrons, the speed acquired, the speed acquired, the speed acquired by the electrons, acquired by the electrons, the speed acquired by the electrons when when it is when the conductor when the conductor when the conductor conductor is when the conductor is set on. set on का मतलब होता है रखा गया. when the conductor is set on to external, set on to external temperature. When the electrons conductor is set on to external temperature. External temperature. Electron is set on to, sorry, conductor is set on to external temperature. Paragraph change करके it is non-zero, it is non-zero, it is non-zero, it is non-zero without polarity, without polarity, without polarity, without polarity, without polarity due to external temperature. Without polarity due to external temperature.
without polarity due to external temperature. विदाउट पोलैरिटी ड्यू टू एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहरी टेम्परेचर के कारण इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम में भी ड्रॉ करके बताया, लिखा हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लिखेगा, लिखेगा the hindrances, the hindrances, hindrances, the hindrances suffered by electrons, suffered by electrons, electrons, suffered by electrons due to their interelectronic collisions, due to their interelectronic collisions, due to their interelectronic collisions, interelectronic collisions, due to their interelectronic collisions, when they are, when they are drifted towards, when they are drifted towards the positive terminal, the positive terminal, terminal of the conductor, the positive terminal of the conductor, when they are drifted towards the positive terminal of the conductor, ठीक ना? इसको क्या कहते हैं, बोलो सब कोई? रेजिस्टेंस, ठीक ना? द हिंड्रेंसेस सफर्ड, तो अपने कॉलिजन्स के कारण जो उनको चलने में दिक्कतें होती हैं उन्हें ही क्या कहते थे? रेजिस्टेंस। आया समझ में? और लिखिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लाए हम लोग, जल्दी बताओ। इट्स m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, और यहाँ पे l और नीचे a लिख दो। चलो, इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज m by n e स्क्वायर टाउ, इज द फॉर्मूला अंडर ब्रैकेट m by n e स्क्वायर टाउ l by a। सबका मीनिंग ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा हुआ है, डोंट ट्राई कर इट, ये वाला फॉर्मूला है, वही चीज लिखा हुआ है जो वहां लिखा है। बोलो आया नहीं आया? इज इट ओके? सो क्या कहते हैं बताओ यहाँ पे, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट लिखा यहाँ से, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका पता ही है? इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। क्या जल्दी बताइए? ओम। रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं, ओमेगा से, represented by omega, the Greek symbol, and it is also called as ohm in physics. रेजिस्टेंस इसका ओम हो जाएगा। बोलो यार, आ गया? उसके बाद नेक्स्ट लिखेगा रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, write down the next term, that is the resistivity, represented by rho, represented by rho. This symbol is called as rho. The symbol is called as rho, rho, rho. Again the Greek symbol, resistivity लिखिएगा, resistivity लिखिएगा, the intrinsic factor of a conductor, the intrinsic factor of a conductor, the intrinsic, intrinsic has the spelling of intrinsic, the intrinsic, intrinsic, intrinsic factor of a conductor, factor of a conductor independent of, independent of, independent of of its, independent of its external, independent of its external, external shape and size, independent of its external shape and size, which opposes,
which opposes the growth of current in it, opposes the growth of current in it, current in it, in it is called as resistivity. It's called as resistivity, which opposes the growth of current in it is called as what? जल्दी बताइए, resistivity. And what is the formula of resistivity? We have written it. It's m by n e squared tau. Write it. M by n e squared tau. Data recover. क्लियर है? बोलो, आया समझ में? चलो बताना यहाँ पे। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जिसके कारण बोलो यहाँ पे ये रेसिस्टिविटी m by n e स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेते हैं यहाँ से tau। तो ये फैक्टर इंट्रिंसिक का मतलब समझो, जिसको अंदर बाहरी क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या लिखा है? व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल शेप एंड साइज। इसके फॉर्मूला में कभी लेंथ और एरिया का चर्चा हुआ है? देखो तो, ये लेंथ और एरिया है नहीं, मतलब इसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। कंडक्टर बड़ा है, छोटा है, सिलिंड्रिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, कोई मतलब नहीं है। बस वो केवल और केवल अंदर क्या प्रेजेंट है कंडक्टर के, जो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि मान लो कि ये एक कॉपर का रेड है, इस कॉपर के रेड के शेप एंड साइज को आप बोल सकते हैं कि इसके पास एक सिलिंड्रिकल शेप है और इसके पास कैप पे एक हैंडल लगा हुआ है। फलाना चीज आप इसको देख के बता सकते हो। द थिंग्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू सी फ्रॉम योर नेकेड आईज इज द इंट्रिंसिक फैक्टर। मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे भी ज्यादा है, कहाँ कम है, ये सब हमें नजर नहीं आएगा। ऐसे फैक्टर्स जो एक्सटर्नली व्यू से कहाँ देखे जा सके, उन सबको इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। हिंदी हिंदी टर्म अगर इसमें गूगल करोगे तो यहाँ लिख के आएगा वर्ड आंतरिक। आंतरिक का मतलब होता है जो थिंग आप फील कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है बट देख नहीं सकते, मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है देख नहीं सकते, नंबर डेंसिटी है बट दिखाई नहीं देगा। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम नाम का चीज होता है, बट क्या इलेक्ट्रॉन टकराते हैं आप नेकेड आई से देख पा रहे हो? नहीं ना। तो वो सब चीज पे जो डिपेंडेंट नहीं, जो डिपेंडेंट उन सब चीजों पे होगा, उसे रेजिस्टिविटी कहेंगे। वो जो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेगा एल और ए पे, उसे रेजिस्टेंस कह देते हैं। समझ में आया? तो रेजिस्टिविटी का यही फर्क है। रेजिस्टिविटी इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टेंस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। नहीं समझ में? तो उसमें उसके फॉर्मूला में देखो एल और ए आया है, लेंथ भी दिखाई दे रहा है और एरिया भी दिखाई दे रहा है, हो जाएगा। और इसके फॉर्मूला में ये नहीं आया, ये मेजर फैक्टर है। आया समझ में? चलिए लिखिएगा ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट लिखिएगा, ऐसा यूनिट लिखिएगा, लिखिएगा। आर ए बाय क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू रो। तो रो इज इक्वल टू आर की जगह ओम, इसके जगह मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर,
ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर, रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर लिखिएगा सारे बच्चे। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, फिलहाल ये यूनिट आप लिख लो, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ओम इंटू क्या चीज, मीटर। हम सबका डायमेंशन फॉर्मूला भी एक एक करके करेंगे। तो क्या रेजिस्टिविटी क्लियर है, रेजिस्टिविटी क्लियर है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, हम करंट के जनरेशन के बारे में ही पढ़ रहे थे। सो अब पहला टॉपिक ही क्या था बोलो, वी हैव गॉन थ्रू व्हाट, जल्दी बताइए, करंट। चलो, करंट को लिखिएगा आई से स्मॉल आई कैपिटल आई बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय द करंट, और मेजरली इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आई, बट स्मॉल आई भी आप लिख सकते हो। पीयर टू पीयर, बुक्स टू बुक्स, इट वेरीज। चलो, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, जल्दी बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे, करंट। लिखिएगा करंट का डेफिनेशन, लिखिएगा, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ करंट, राइट इट, लिखिएगा। It is defined as, it is defined as, is defined as the rate of flow of electrons. It is defined as the rate of flow of electrons. It is defined as the rate of flow of electrons. The rate of flow of electrons to a given cross-sectional area. 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 Cross-sectional area at a given temperature and pressure, 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 लिखा, at a given temperature and pressure. Is it okay? टेम्परेचर और प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन भी फिक्स होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो करंट क्या होगा। तो I इज इक्वल टू लिखिएगा, I इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि इसी से क्लास स्टार्ट होगा आगे वाला। लिखिएगा डेल्टा ऑफ क्यू बाय डेल्टा ऑफ टी, और आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, राइट डाउन इट। और इसके लिए लिख लीजिएगा बच्चे एवरेज, ए वी जी, इसका मतलब होता है एवरेज। इसके लिखिएगा आई एन एस, आई एन एस स्टैंड फॉर इंस्टेंटेनियस, इसके लिए लिख लीजिएगा बगल में एवरेज, ये एवरेज करंट है और इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस is a spelling, instantaneous current, and the first one is called as a average current. लिख लो सारे बच्चे। ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है भैया, पढ़ते आ रहे हो, कूलम। क्या होता है, कूलम। नीचे क्या हो जाएगा, सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड को क्या लिख सकते हैं बोलो, एम्पियर। कूलम अपॉन सेकेंड कैन बी रिटन एज व्हाट, जल्दी बताइए, एम्पियर। कूलम अपॉन सेकेंड कैन बी रिटन एज व्हाट, जल्दी बताइए, एम्पियर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। स्मॉल एन का लिखा दिया था ना बच्चे, स्मॉल एन बाय वी, सुनो यहां से, इसे नंबर डेंसिटी भी कहा जाता है। जहां स्मॉल एन लिखे हो, आई थिंक अगर लिखवाया तो वेल एंड गुड, नहीं लिखवाया है तो राइट डाउन दिस स्मॉल एन टू बी अ नंबर डेंसिटी। तो अगर आप किताब को पढ़ेंगे, तो अगर ऐसा टर्म आ जाए तो प्लीज डोंट गोइंग टू बॉदर अबाउट दैट, दैट्स मीनिंग इज सेम, इट्स नंबर डेंसिटी। चलिए लिखिएगा नंबर डेंसिटी। ओके, अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके पास 5 मिनट्स है, 2 मिनट्स है। नंबर डेंसिटी, नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड व्हाट हैव डिस्कस्ड टुडे, 2 मिनट का टाइम है, देखो और प्लीज कोई डाउट जरूर पूछेंगे। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, डायग्राम में कोई दिक्कत, कहीं कुछ चीजें नहीं समझ में आई,
लास्ट डायग्राम के भैया यहाँ पे आपको एक टर्म बता देता हूँ, जब कभी मैथ में से लिख करो तो आपको करना है स्किम। स्किम का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देखना, इसको स्किमिंग कहते हैं। तो डू स्किम द थिंग जो आज हुआ है। अगेन देयर इज अ सर्टेन डाउट, यू कैन आस्क इट, मैं ये कैसे कह दिया आपने। Take out all the stuffs, and if there is any doubt, please ask it. Done? हो गया? चलो भैया, कल आप लोगों का सुन लो, कल भैया आपके इथर कंप्लीट हो गया था, इथर वाज कंप्लीटेड ना। कल मैं डाउट्स ले लूंगा, ठीक ना, डाउट्स ले लूंगा इथर के एनसीईआरटी का। आफ्टर दैट आई विल गोइंग टू स्टार्ट द कीटोन्स, द नेक्स्ट टॉपिक। तो कल कीटोन स्टार्ट होने वाला है, उम्मीद करूंगा सारे बच्चे प्लीज, जिनका भी इन केस अगर आपको लगे, मैं कई बार बोलता हूँ भैया, रिवीजन के दौरान अगर आपको लगता है लेट लगाओ कान के अंदर, कनेक्ट करो, 2x पे वीडियो देखो, रिवाइज करो, दैट्स इट, खत्म बात। द बेस्ट वे टू रिवाइज द सिलेबस। चलो भाई, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।